ओके, कल हम बात कर रहे थे जो एक साहब का इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट है। अब मैं सीए फर्म की बात करता हूं। कल वाले सवाल में जरा ढूंढ के बताएं कि अकाउंटिंग सर्विसेज के ऊपर कितना टैक्स था। अकाउंटिंग सर्विसेज के ऊपर, अकाउंटिंग सर्विसेज के ऊपर कितना? 8500। वो सीए फर्म के लिए क्या बनेगा? आउटपुट। सीए फर्म के लिए क्या बनेगा? आउटपुट। जी, अकाउंटिंग सर्विसेज होंडा ने बाय कितने की थी? बाय 50,000 की। वो होंडा के लिए परचेज थी, तो सीए फर्म के लिए वो रेवेन्यू। भाई इस पे पेज नंबर 1 भी दोबारा ला दो। पेज नंबर 1 ऊपर लगा के स्टेपल करो, सबके बैग में पड़ा हुआ है नया वाला, सही वाला। 50,000 जरा बोलो बोलो। 17%। ओके जी, 50,000 इंटू 17%, 8500। ठीक है, तो कल ये होंडा के लिए परचेज था, अकाउंटिंग सर्विसेज बाय करना परचेज था, और सीए फर्म के लिए सेल है, रेवेन्यू है। पढ़े आउटपुट की डेफिनेशन। आउटपुट in relation to a registered person means point 3 provincial sales tax recovered on services provided by CA firm. Provincial sales tax recovered on services provided by CA firm. आज CA firm सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कल होंडा सर्विसेज बाय कर रहा था। सर्विस जो बाय करता है या गुड्स जो बाय करता है वो इसे इनपुट कहता है, और जो सर्विस देता है वो इसे क्या कहता है? आउटपुट कहता है। F2 वाले आ गए हैं, हाथ करो। ओके, इनपुट की डेफिनेशन दोबारा पढ़ लें, फिर शुरू करते हैं।
आजो भाई, फर्स्ट रो में आ जाए दो लोग। ओके, कल हमने इनपुट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम आउटपुट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। भाई आउटपुट की डेफिनेशन में पॉइंट 3 पढ़ते हैं। जो हजरात लेट आए हैं सुने, कल हमने बात की थी कि होंडा कार्स ने सीए फर्म से, पहले तो हमने बात की थी, जरा पूरी बात सुनते हैं। होंडा कार ने टायर्स खरीदे थे तो इनपुट पे किया था। होंडा कार्स ने लग्जरी सीट्स खरीदी थी तो इनपुट पे किया था। होंडा कार्स ने कश्मीरी वायर्स खरीदी थी तो इनपुट पे किया था। इसी तरह होंडा कार्स ने जो है वो सीए फर्म से अकाउंटिंग सर्विसेज बाय की थी तो इनपुट पे किया था। अगर सीए फर्म की बात करें तो सीए फर्म जब सर्विसेज दे वो तो अपनी सेल में डालेगी। तो आउटपुट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? सेल इनटू 17%। कल हमने इसको किसकी परचेज में डाला था? होंडा की परचेज में। और ये परचेज ऑफ सर्विसेज है, परचेज ऑफ गुड्स है? परचेज ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर आज मैं जूते पहनूं होंडा कार्स के नहीं, सीए फर्म के, तो सीए फर्म के जूते पहनूं तो वो इसको क्या कह रहे होंगे? आउटपुट। ठीक है, अब आप हजरात इनपुट की डेफिनेशन पढ़ें और आउटपुट की डेफिनेशन पढ़ें। इनपुट की डेफिनेशन में पॉइंट डी ऊपर से मिला के, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू होंडा मीन्स प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पेड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड टू होंडा। लिखवाया था कल आपको, ये सर्विसेज होंडा को दी जा रही थी। लेकिन भाई जो एक का इनपुट है वो दुनिया में किसी और का आउटपुट है। इसलिए आए पॉइंट 3 में, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, आउटपुट के पॉइंट 3 में प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिकवर्ड लिखें। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, ऊपर लिखें बाय सीए फर्म। सीए फर्म आज सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है या सीए फर्म आज सर्विस बाय करने वाला है? तो कल होंडा इसको परचेज कह रहा था, आज ये इसको क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब रेपिटिशन है। जो 14 के डी में इनपुट था वो 20 के 3 में, बोले दोबारा, जो 14 के डी में एक बंदे का इनपुट था वो 20 के 3 में दूसरे बंदे का। अब 14 के सी में जो एक बंदे का इनपुट है वो 20 के 2 में दूसरे बंदे का आउटपुट है। 14 के सी में जो एक बंदे का इनपुट है 20 के 2 में दूसरे बंदे का। अच्छा, मैंने कहा था कुछ चीजें होती हैं जिसपे गवर्नमेंट सेल्स टैक्स नहीं लगाती, फेडरल एक्साइज टैक्स लगाती है। वो टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बिल्कुल वो सेल्स टैक्स की तरह लगता है। क्लियर? तो मैंने कहा था अगर हमने लग्जरी सीट्स खरीदी तो उन लग्जरी सीट्स के खरीदने पे हमें फेडरल एक्साइज टैक्स पे करना पड़ा था होंडा को। इधर उधर ना देखा करो भाई, सेल्स टैक्स पे करना पड़ा था होंडा को। अब सेल्स टैक्स से मिलता जुलता एक टैक्स है फेडरल एक्साइज टैक्स। तो जब होंडा बाइंग के टाइम पे कह रही थी लग्जरी सीट खरीदते हुए हमने फेडरल एक्साइज टैक्स पे किए बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह, तो भाई लग्जरी सीट्स बेचने वाला कह रहा होगा मैंने सेल्स टैक्स रिकवर किया है फेडरल एक्साइज की फॉर्म में फ्रॉम होंडा। तो आज लग्जरी सीट्स वाले की बात कर लेते हैं 20 के 2 के अंदर। टैक्स रिकवर्ड अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट, फेडरल एक्साइज लॉ में टैक्स रिकवर हुआ किस तरह? बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह। ऑन प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी सीट्स, बल्कि आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन एंड सेल, प्रोडक्शन के बाद सेल ही होंगी ना। ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लग्जरी सीट्स, पूरा लिख लें आगे, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लग्जरी सीट्स। प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज छोड़ने क्या होता है? ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लग्जरी सीट्स बाय सीट सेलर, बाय द पर्सन से मुराद बाय सीट सेलर। अच्छा, इनपुट की डेफिनेशन
एक बंदे के जूते पहन के समझाई जा सकती है, लेकिन आउटपुट की डेफिनेशन एक बंदे को सामने रख के नहीं समझाई जा सकती। इनपुट की डेफिनेशन एक बंदे को सामने रख के समझाई जा सकती है, आउटपुट की डेफिनेशन एक बंदे को सामने रख के नहीं समझाई जा सकती। देखें कैसे। होंडा ने चीजें खरीदी, पॉइंट ए इनपुट, या तो लोकल खरीद ले टायर, या इंपोर्टेड इंजन खरीद ले, या लग्जरी सीट्स खरीद ले जिन पे फेडरल एक्साइज टैक्स लगता है, या किसी से सर्विसेज खरीद ले, या कश्मीर से तारे खरीद ले। एक बंदे के जूते पहन के समझाया जा सकता है इनपुट, लेकिन एक बंदे को सामने रख के सेल नहीं समझाई जा सकती। एक बंदा 5 किस्म की परचेजेस कर सकता है, लेकिन सेल के लिए मुझे अलग अलग बंदे लेने पड़ेंगे। अब पॉइंट 1 कल मैंने समझा दिया था, ये मैंने आपको समझाया था होंडा की बुक्स में, लिख सकते हैं आप पॉइंट 1 होंडा की बुक्स 20 का 1। होंडा क्या करता है, पढ़ें, टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ कार्स मेड बाय होंडा। अच्छा, टू लग्जरी सीट्स वाले की बुक्स हैं, लग्जरी सीट्स वाले की बुक्स, वो सेल्स टैक्स रिकवर कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम क्या रख रहे हैं लग्जरी होने की वजह से, फेडरल एक्साइज टैक्स। और 3 आपको समझाया जा सकता है अकाउंटिंग फर्म के एतबार से, तो 3 के अंदर हम लिख सकते हैं सीए फर्म की बुक्स, सीए फर्म की बुक्स। तो 14 के डी ने कहा था, 14 के डी ने कहा था कि सर्विसेज बाय करना परचेज है, और 20 का 3 कह रहा है सर्विसेज सेल करना सेल है, आउटपुट है। क्लियर हो गया। तो 14 होंडा की बुक्स में रख के हमने समझाया, और 20 का पॉइंट 1 होंडा की बुक्स, पॉइंट 2 लग्जरी सीट्स वाले की बुक्स, और पॉइंट 3 जो है वो सेल्स। अच्छा, इन द एंड इनपुट और आउटपुट कुछ भी नहीं है, ये मुश्किल डेफिनेशंस हैं, थोड़ी सी अजीब सी घुमाई फिराई। इन द एंड ये बात है कि मेरे भाई इनपुट इज परचेज इनटू 17% एंड आउटपुट इज सेल इनटू 17%। और ये जो डेफिनेशंस में टेक्निकलिटीज हैं, ये न्यूमेरिकल्स के एतबार से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल्स में इसका कोई नहीं होगा। न्यूमेरिकल के लिए बस एक चीज सुन लें, सेल पे 17 लगाना होता है और परचेज पे 17 लगाना होता है। चलें जी, अगली डेफिनेशन, टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स मींस ऑल गुड्स अदर देन एग्जेम्प्ट। अब हम एग्जेम्प्ट की जब लिस्ट पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा टैक्सेबल कौन सी है, इसलिए फिलहाल 39 की कोई खास सिग्निफिकेंस आपको नजर नहीं आई। टैक्सेबल एक्टिविटी, अच्छा ये जो लोग फैक्ट्री बना के सामान बनाते हैं और बेचते हैं, क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये लोग जो दुकानें खोलते हैं, रिटेलर, और चीजें बेचते हैं, क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी है? अच्छा, होलसेलर, डीलर, इंपोर्टर, ये सारे क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल एक्टिविटी। अच्छा, कंज्यूमर भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है। कंज्यूमर चीज खरीद के आगे बेचता है या खरीद के इस्तेमाल करता है? इस्तेमाल करता है। ओके, अब पहले 4 पॉइंट है टैक्सेबल एक्टिविटी की मिसालें, और नीचे वाले 2 पॉइंट है टैक्सेबल एक्टिविटी की एक्सेप्शंस। तो टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है आपको पता चल गया। टैक्सेबल एक्टिविटी मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ बिजनेसमैन, by a businessman. Taxable activity means any economic activity carried on by a businessman, whether or not for profit, चाहे प्रॉफिट कमाना मकसद हो या ना मकसद हो, इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। whether or not for profit and includes, और इसमें यह भी शामिल है, an activity carried on in the form of a business, trade or manufacture। कहते हैं मेरी नजर में ट्रेडर्स भी, ट्रेडर्स होते हैं ना, खरीद के बेच रहे हैं, मेरी नजर में ट्रेडर्स भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी, और मेरी नजर में मैन्युफैक्चरर भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और बोथ। मेरी नजर में होंडा वाले भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, और मेरी नजर में सीए फर्म वाले भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं। दोनों ने अपनी एक्टिविटीज पे क्या पे करना है? टैक्स। A one-off adventure in the nature of trade। सर आसिफ ने 3 ऐसी खरीद के बेच दी है, कहते हैं मेरी नजर में ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं।
वन ऑफ एडवेंचर, आपने 2 गाड़ियां इंपोर्ट करके बेच दी, वन ऑफ एडवेंचर, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको टैक्स माफ हो जाएगा, सेल्स टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो अब वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, एक दफा किया गया काम भी क्या बन जाता है, बोले बोले, एक दफा किया गया काम भी क्या बन जाता है, टैक्सेबल एक्टिविटी। और इनकम टैक्स में भी इसी तरह है, एक बंदा 4 दिन दुकान खोले फिर बंद कर दे, तो 4 दिन दुकान खोल के जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स में भी इसी तरह। डी, एनीथिंग डन ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनीथिंग डन ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, दुकानदार गवर्नमेंट को कहते थे अभी ना हमारी दुकान खुली है, तो हमारी दुकान अभी कमेंस हुई है, कोई 1-2 महीने रिलैक्स कर दो, हमसे सेल्स टैक्स ना लो। या हमारी दुकान बंद हो रही है, 15 साल हो गए हमारा बिजनेस को, आपको सेल्स टैक्स दे ही रहे हैं, हमारी दुकान बंद हो रही है, अब सेल बड़ी गिर गई है, तो हम सेल्स टैक्स आप हमसे ले रहे हो, छोड़ो परे, आपने हमसे क्या सेल्स टैक्स लेना। तो इसने बड़ा क्लियर कर दिया, इसने कहा बॉर्डर पे खड़े हो और बिजनेस शुरू हो रहा है, या दूसरे बॉर्डर पे खड़े हो और बिजनेस बंद हो रहा है, उस वक्त भी मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुनूंगा कि यार हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, थोड़ी रिलैक्सेशन जरा दिया, कोई गुंजाइश निकालो। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बिजनेस के शुरू होने के बाद सेल करो वो भी टैक्सेबल है, बिजनेस एंड होने पे सेल करो वो भी टैक्सेबल है, दौराने बिजनेस तो सेल ऑब्वियसली टैक्सेबल है। तो एबीसीडी से हमें क्या पता चला, ट्रेडर की भी सेल टैक्सेबल है, मैन्युफैक्चरर की भी सेल टैक्सेबल है, बिजनेस के शुरू की भी सेल टैक्सेबल है, बिजनेस के एंड की भी सेल टैक्सेबल है, 2-3 दफा आपने सिर्फ एक दफा कोई चीज खरीद के बेच दी वो भी टैक्सेबल है, सेल ऑफ गुड्स भी टैक्सेबल है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी टैक्सेबल है। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। एक लाइन यहां लिखी हुई थी पहली में, वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। वेदर नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है, इसको अंडरलाइन करके लिखें, अगर बिजनेसमैन कस्टमर को स्टॉक गिफ्ट कर दे तो ये भी टैक्सेबल है। इसको हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। अगर बिजनेसमैन कस्टमर को स्टॉक गिफ्ट कर दे तो ये भी टैक्सेबल है, प्रॉफिट तो नहीं आएगा ना, फिर ये भी टैक्सेबल है। होंडा बाइक्स वाले हैं मोटरसाइकिल, तो होंडा बाइक्स वालों ने 60 मोटरसाइकिल बेचे और कोई स्कीम लॉन्च की हुई थी, पहले 1-2 मोटरसाइकिल जो है वो तोहफे में दिए थे लोगों को। अब 60 बेचे, पैसे आए, 2 लोगों को मुफ्त में बांटे। अब ये कहेंगे जी 2 पे तो हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो हम टैक्स देंगे 60 मोटरसाइकिल पे। तो गवर्नमेंट का जवाब आएगा नो, हमने टैक्सेबल एक्टिविटी के डेफिनेशन में डाला हुआ है वेदर और नॉट फॉर। ये आपका अपना डिसीजन है कि आपने 2 मोटरसाइकिल मुफ्त में बांटे हैं, 2 मोटरसाइकिल मुफ्त में बांटे हैं। और एक मजे की बात सुने, वो जो 60 मोटरसाइकिल बांटे होंगे, फर्ज करें ₹1,00,000 का मोटरसाइकिल है, लाख जरब 17%, 17,000, वो जो 60 मोटरसाइकिल बांटे होंगे उनका तो 17,000 मोटरसाइकिल वाले ने कस्टमर पे बर्डन डाल के रिकवर कर लिया होगा, और वो जो 2 मोटरसाइकिल होंगे वो तो कस्टमर को मुफ्त में बांटे हैं, उसका 17,000 अपनी जेब से देना पड़ता है। 34,000, 17,000 दरब 2, 34,000 अपनी जेब से देंगे। देखिए दुकानदार क्या करता है, कल मैंने आपको बताया था, दुकानदार कभी भी सेल्स टैक्स का बर्डन अपने पे नहीं रखता। इसकी बेहतरीन मिसाल, आप अभी दुकान पे जाके आइसक्रीम खरीद लें, पूरा सेल्स टैक्स आपसे मांगेगा। तो दुकानदार क्या करता है, मोटरसाइकिल आप खरीदने जाते हैं, ₹1,00,000 का मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं, बिल कितने का बना के देते हैं, 1,17,000 का। आप 1,17,000 से पकड़ा के आ जाते हैं। आप बता दें 17 तो उसकी जेब में आ गए, ये तो गवर्नमेंट को भेज देगा। लेकिन जो 2 मोटरसाइकिल मुफ्त में बांटे उसमें दुकानदार की जेब में कितने आए, 1,17,000 या जीरो। बहरहाल उसका बिजनेस प्रमोट हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुई, लोगों को अंदर नाम फैला, यार ये लोग मुफ्त भी बांटते हैं, उससे उसको इंटेंजिबल बेनिफिट्स तो होते हैं ऑब्वियसली, इसीलिए तो वो करते हैं, ऐसे तो नहीं करते, दुनिया वो मुफ्त में तो नहीं चला रहे। तो ऐसी सूरत के अंदर वो जो 2 मोटरसाइकिल बेचे उनका सेल्स टैक्स कस्टमर से रिकवर करेंगे या अपनी जेब से पे करेंगे? क्यों जेब से पे करेंगे? लॉ में लिखा हुआ है वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। कितने मोटरसाइकिल फॉर प्रॉफिट बेचे और कितने मोटरसाइकिल नॉट फॉर प्रॉफिट बेचे? 2। टैक्स कितनों पे देना पड़ेगा? 62 पे। जो चीजें मुफ्त में बेची उनका टैक्स अपनी जेब से देंगे,
जो चीजें मुफ्त में बेची, मुफ्त में दी, बेची तो अच्छा लफ्ज नहीं होगा, जो चीजें मुफ्त में दी उनका टैक्स अपनी जेब से देंगे, वरना सेल्स टैक्स आपको पता है अपनी जेब से नहीं दुकानदार देता, कस्टमर पे बर्डन डाल देते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें ये बात शामिल नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर। अच्छा, सर्विसेज पर टैक्स लगता है, लेकिन एक सर्विसेज को इसने एक्सक्लूड कर दिया, कौन सी वाली? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली, जहां आप नौकरी कर रहे हैं। में आपने सेल्स टैक्स पे किया, उसके बाद में आपको अपनी इनकम टैक्स में भी अलग से बेनिफिट को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये दोनों टैक्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। बिजनेस में इन दो मोटरसाइकिल्स पे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना? और सेल्स टैक्स कुछ ना कुछ पे किया, वो उसी पे करेगा, दुकानदार पे करेगा। नहीं, दुकानदार नहीं करता कलेक्ट, दुकानदार उसको मुफ्त में दे देता है। Okay, but does not include an activity carried on as a private recreational hobby. Private recreational hobby लिखें। वो आपने देखा होगा, ये गर्मियों में, शायद आपने तो ना देखा हो, साथ वाले ने देखा होगा, गर्मियों में छोटे छोटे से पंखे थे, पीछे मोटर लगी होती थी, वो सिर्फ इतना सब करते थे, यहाँ करीब लाते थे, माथे का पसीना सूख जाता था, फिर यहाँ करीब लाते थे, फिर यहाँ करीब लाते थे, हाथों का पसीना सूख जाता था, बस इतनी सी उसमें जान होती है। तो आपको वो पंखा बनाना आ गया, अब आपने कहा यार गर्मियां आ रही हैं, चलो ऐसे ही आपने ना 2 4 20 25 बनाए, बड़ा लोगों ने रिस्पांस दिया, आपने कहा नहीं यार मैंने बेचने नहीं है, बना बना के आप लोगों में बांटते हैं। तो कहते हैं ये तो आपकी रिक्रिएशनल हॉबी है, इसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। अगर हॉबी के तौर पे आप ये काम कर रहे हो, अब आप भी मुफ्त बांट रहे हो, लेकिन इसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि आपका बिजनेस नहीं है ये बांटना। अगर आप मोटरसाइकिल बेच रहे हो और कहते हो 2 मोटरसाइकिल बांटना मेरी हॉबी है, तो वो बोंगी मार रहे हो, वो आप हमें गड़बड़ उसको इसमें फिट नहीं कराना। लेकिन अगर आप किसी चीज को ले ही हॉबी के तौर पे रहे हो, तो फिर आप जितनी मर्जी चीजें वंडो, जितनी मर्जी चीजें बांटो, वो सारी की सारी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ये रिक्रिएशन को प्रमोट करने के लिए उसने किया है कि लोग मुफ्त बांटते रहे चीजें, परेशान ना हो कि इस पे भी टैक्स लगेगा। लिखें, घर में चीजें बना के हमेशा लोगों में मुफ्त बांटते हैं, घर में चीजें बना के हमेशा लोगों में मुफ्त बांटते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज रिक्रिएशनल हॉबी, तो ये टैक्सेबल नहीं है। हिम्मत करें, 2 4 लोग, सर्दियां आई हैं, कोई ऐसे छोटा सा हीटर भी निकालें, जरा साथ वाला बंदा हाथ वार्म अप कर लिया करे क्लास शुरू होने से पहले पहले, वरना पहली क्लास में तो हाथ ही ठंडे रहते हैं। क्या चीज? नहीं, वो तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, फिर तो वो ट्रेडिंग शुरू हो गई है। अगर हॉबी सेल कर देगा, फिर वो हॉबी नहीं है, फिर वो ट्रेडिंग है, फिर वो पॉइंट ए में फॉल कर जाएगा। ठीक है, लगता है आपकी कोई है आजकल हॉबी। पॉइंट 33, सप्लाई। परेशान हो गए ना। सप्लाई, सप्लाई मीन्स ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर इंक्लूडिंग सेल अंडर फला फला फला। भाई वो अरसलान से ना मादरत सफ़े ला दें ज़रा, उसे कहें एक कॉपी मुझे दे दे अगर सफ़े कॉपी हो गए हैं जो उसने फोटो कॉपी कराए हैं। अच्छा भाई, सप्लाई की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, सप्लाई की डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैंने आपको कहा था सप्लाई से मुराद सेल हुआ करेगा पूरे लॉ में, और आपने सफ़े के टॉप पे लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है भाई माशाल्लाह, ताबेदार बच्चे। सफ़े के टॉप पे कहा था, टॉप पे लिखा है इन्होंने, सप्लाई से मुराद सेल है, और सप्लाई रिसीव्ड से मुराद सेल नहीं है, सप्लाई रिसीव्ड से मुराद परचेज है। तो पूरे लॉ में जहां भी सप्लाई का लफ्ज़ यूज होगा, सप्लाई के बड़े ब्रॉड मीनिंग है। अच्छा, अब बिजनेसमैन करते क्या थे? बिजनेसमैन सप्लाई में के बहुत ब्रॉड मीनिंग लेते थे, बिजनेसमैन सप्लाई के बहुत ब्रॉड मीनिंग लेते थे।
डिस्पैच्ड टू कस्टमर। आपने टिश्यू पेपर के डब्बे बनाए और टिश्यू पेपर के डब्बे बना के रोज पेटल वालों ने 900 टिश्यू पेपर के डब्बे कस्टमर को बेचे। ये भी सप्लाई है, ये भी सेल है। अच्छा, इन्होंने वो मोटरसाइकिल की तरह कुछ टिश्यू पेपर के डब्बे क्या कर दिए, गिफ्ट कर दिए। 10 टिश्यू पेपर के डब्बे गिफ्ट कर दिए। सेल अंडर किस्तों का अरेंजमेंट, ठीक है। तो किसी बंदे ने कहा कि यार मुझे जो है टिश्यू पेपर के डब्बे चाहिए होते हैं, लेकिन मैं पैसे किस्तों में दूंगा। तो उसने कहा ठीक है यार, वैसे टिश्यू पेपर के डब्बों में पैसे किस्तों में है तो जी बातें यार मान, अच्छा मान गए। तो 300 टिश्यू पेपर के डब्बे बेचे और अगला बंदा पैसे किस्तों में दे रहा है, तो ये भी तो सेल है, ये भी तो सेल है। ओके, रोज पेटल का ओनर, रोज पेटल का ओनर 900 डब्बे बेच चुके, 10 डब्बे तोहफे में दे चुके, 300 डब्बे किस्तों पे बांट चुके, और बेगम का फोन आया, सरताज कुछ टिश्यू पेपर के डब्बे घर में भी लेते आना। अब ये 5 टिश्यू पेपर के डब्बे घर ले गया, प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज, ठीक है। एसी नहीं लेके दे रहा घर वालों को, टिश्यू पेपर दे रहे, सीना खुश करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बिजनेस यूज, बिजनेस यूज। आपके ही फैक्ट्री में एडमिन ऑफिसर ने कहा सर बड़ा पसीना आ रहा है, यार आप कहीं और से टिश्यू खरीदें, बड़ा बुरा लगेगा, अपनी फैक्ट्री के जो 4-5 टिश्यू पेपर पकड़े वही ले आओ यार, डब्बे डब्बे दफ्तर में भी रख दिया करो। तो 10-12 डब्बे आपने दफ्तर में रख दिए, चलो एम्प्लॉयज इस्तेमाल करो यार, आओ आओ बजी रशीद तुम भी पसीना खुश करो, असलम तुम भी पसीना खुश करो, लो यार टिश्यू पेपर के डब्बे। उन्होंने धड़ा धड़ धड़ ओके, मौका मिलना चाहिए, टिश्यू पेपर कहीं मुफ्त मिले, आप देखें लोग करते कैसे हैं। सबसे पहले शादी में टिश्यू पेपर खत्म होते हैं, खाना खत्म होना हो। ओके, अच्छा जी, नॉन बिजनेस यूज, नॉन बिजनेस यूज। अब नॉन बिजनेस यूज क्या है, घर जा रहा था तो बेगम का बेगम ईदी वेलफेयर ट्रस्ट रास्ते में आ गया, एक टिश्यू पेपर का डब्बा में ले आता हूं, बाकी जो है आधा ही बल्कि कर लेता हूं, बाकी 4.5 टिश्यू पेपर के डब्बे में ईदी वेलफेयर ट्रस्ट में दे रहा हूं। बेगम ने कहा कोई मसला नहीं सरताज, तुम्हारी मर्जी में मेरी मर्जी। ओके अच्छा आगे चलें, पढ़ें आप सप्लाई की डेफिनेशन। आप टोटल सेल बता दें, टोटल सेल बता दें। 1225। सेल्स टैक्स कितने यूनिट्स पे देंगे आप, 1225 यूनिट्स पे। बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है सप्लाई की। सप्लाई लफ्ज इसलिए पूरे लॉ में वो यूज करेगा, सेल का लफ्ज यूज नहीं करेगा। तो बताएं आउटपुट की क्या डेफिनेशन है, सेल इंटू 17% या सप्लाई इंटू 17%। सेल बड़े रिस्ट्रिक्टिव मानी देता है और सप्लाई बड़े ब्रॉड मानी देता है, सप्लाई बड़े ब्रॉड मानी देता है। ओके, बांटे जी, सफे बांटे। सैटरडे को तो समोसे बांटे जाने चाहिए, लेकिन टाइम नहीं होता, जल्दी करो सफे बांटो। टाइम नहीं होता ना, टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता। Okay, हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 1, जो
किसी को सफ़े ना मिले हो तो सब्र कर ले। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 1, पहले ज़रा आ जाए। ये होंडा कार्स की बुक्स में पॉइंट नंबर डी क्या था? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विस। होंडा वाले सर्विस परचेज कर रहे थे तो सीए फर्म वाले सर्विस सेल कर रहे थे, सीए फर्म वाले सर्विस सेल कर रहे थे। ओके, अगले सफ़े पे आ जाइए, पेज 2 जी। किसकी डेफिनेशन है? सप्लाई। सप्लाई में क्या क्या आता है? सेल, गिफ्ट, सेल अंडर हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है? इंस्टॉलमेंट सेल। प्राइवेट यूज, बिजनेस यूज, नॉन बिजनेस यूज, मे बी गिवन इन चैरिटी। तो सप्लाई हैज ए वेरी BROAD मीनिंग। ओके, पढ़ें जी सप्लाई की डेफिनेशन। भाई सप्लाई में ये जो आते हैं ना गिफ्ट, आज गिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। उसने गिफ्ट नहीं लिखा, उसने घुमा फिरा के बात लिखी है। लॉ मेकर कभी कभी घुमा फिरा के बात लिखता ताकि आम लोगों को समझ ना आए। सप्लाई, सप्लाई मींस सेल। सेल तो आ गई, ये वाली सेल तो आ गई। सप्लाई मीन सेल, ये मेन चीज है असल में। मेजर बड़ी सेल होती है, 80-90% सेल ही होती है इसमें। सप्लाई मीन सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड एज ओनर। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब है गिफ्ट। इसका मतलब है गिफ्ट। देखते हैं कैसे। आपके पास मोबाइल है, चलिए ज्यादा हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर है, तो साथ वाले के टेस्ट में अच्छे नंबर आए, आपने कहा ये कैलकुलेटर तेरा, ये मेरी तरफ से कैलकुलेटर रख, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हक, आपने उसे हक दे दिया है। टू डिस्पोज, के वो चाहे तो बेच भी दे कैलकुलेटर, और ऐसे उसको हक दिया है जैसे कि हमेशा के लिए ही ओनर बना दिया। तो ये गिफ्ट की डेफिनेशन है। ये आप लोगों ने जो है वो उसको याद करना है, और जो है वो छोटा भाई जो है जब पास होगा आपने उससे कहना है आई विल टुडे ट्रांसफर अ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर टू यू। वो कहेगा क्या? आपने कहीं गिफ्ट देना है मैंने तुम्हें। तो भाई आपको पहले क्या हो गया था? मैं जरा सेल्स टैक्स रिवाइज कर रहा था। तो ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर, ये रोप डालने के लिए ना गिफ्ट की डेफिनेशन याद कर लें। इंक्लूडिंग सेल अंडर किस्तों का मुआहिदा, एंड ऑल्सो इंक्लूड पुटिंग टू प्राइवेट, नहीं नीचे आया करें, पुटिंग टू प्राइवेट यूज, पुटिंग टू बिजनेस, नहीं इसी को पढ़ते रहना शाम तक। पुटिंग टू बिजनेस यूज, पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग, और चीजें बनाई किस एक्टिविटी में थी? ये अंडरलाइन कर ले, प्रोड्यूस की थी टैक्सेबल एक्टिविटी में। चीजें क्या की थी? ये रूल प्रोड्यूसर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। ट्रेडर अगर चीजें घर ले जाए वो फिर मैं कभी बात करूंगा आपसे। ये रूल किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर अगर चीजें घर ले जाए। प्रोड्यूस, टेस्ट का सिलेबस सेक्शन 113, सेक्शन 19 और सेक्शन 77, मिनिमम टैक्स, स्पेक्यूलेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस पे हो गए छुरी थले साहब, और एक न्यूमेरिकल आएगा एओपी का, एक न्यूमेरिकल आएगा एओपी का। टेस्ट नंबर कौन सा है ये? 9। कोई साथ वाले को कौन ही 9 हो गए टेस्ट यार, मैं मेरी खीर होगी, मैं एक भी नहीं देता इस वाली। शर्म करें, ऐसी बात करते हैं साथ वाले से। साथ वाले भी अपनी हकीकत ना खोलें। आई कैप हकीकत खोलते खुदा के लिए अभी से बाज आ जाए, अभी रिमेनिंग टेस्ट दे दें, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है ना अपनी उससे इतना गुजार लें। साथ वाले को कहें एक पर्सनलाइज टच उसे आता है, इस दफा आपने भी टेस्ट देना है। कहीं 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 एक पर्सनलाइज टच थोड़ा सा आता है, अगला बंदा जरा फील करता है, हाथ पकड़ के सलाम लेके, इस दफा आपने भी टेस्ट देना है।
जी, कितने लोग मैसेज करेंगे अपने दोस्त को याद कराने के लिए? इस दफा आपने भी टेस्ट देना है। ओके, पॉइंट बी, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट। रॉयल फैन का कारोबार बंद हो गया, रॉयल फैन ने बैंक लोन लिया था, डिफॉल्ट कर दिया। रॉयल फैन के पास 25 पंखे पड़े हुए हैं, रॉयल फैन ने ये 25 पंखे जल्दी जल्दी नीलामी करके बेचे। जब पंखा नीलामी करके बेचा जाने लगा तो रॉयल फैन ने कहा कि हम 1000 वाला पंखा 1170 का नहीं बेच रहे, क्योंकि नीलामी के वक्त कहां सेल्स टैक्स लगता है। लॉ मेकर ने कहा सॉरी, नीलामी के वक्त भी सेल्स टैक्स लगेगा, तो चीजों को नीलाम कर देना भी सेल ही है, चाहे नीलाम घर में ले जाएं तारिक अजीज के पास। ऑक्शन, ये आपके जमाने का तो नहीं, आपको कैसे पता है? ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ लोन, तो चीजों का नीलाम कर देना भी सेल है। सेटिस्फाई का मतलब होता है पे या लोन। हाँ, उन्होंने सेल करनी है, लेकिन नीलामी में सेल की। जब लोन वापस करना होता है तो फिर फौरन चीजें जरा सस्ते दामों बेचनी पड़ती हैं नीलामी करके, तो जो पैसे आएंगे सेल करके उससे लोन वापस कर लेंगे। ओके, वो जो भी कलेक्ट करेगा, साइन ही कलेक्ट करा होता है आमतौर पे। ओके, जी भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या होता है? न्यूमेरिकल का फॉर्मेट होता है आउटपुट लेस इनपुट, आउटपुट लेस इनपुट। अच्छा जी, एक साहब है, उन्होंने अस्सी यूनिट खरीदे, 80 यूनिट, और 80 यूनिट खरीदे 30 रुपए के एतबार से, तो ये क्या हो जाएगी इसकी परचेज प्राइस? 80 बिस्किट खरीदे 30 रुपए के एतबार से, ये क्या हो जाएगी इनकी परचेज प्राइस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17% से, बोलें जी 408, ये इनका इनपुट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इनका इनपुट। आउटपुट, इसमें से सिर्फ 50 यूनिट बेच सके। क्लोजिंग स्टॉक में कितने पड़े रहेंगे? 30। क्लोजिंग स्टॉक में कितने पड़े रहेंगे? 30। 30 रुपए की नहीं महंगे बेचेंगे, ये महंगा बेचेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वैसे ही 60 यूनिट बेच दिए। क्लोजिंग स्टॉक में कितने पड़े रहेंगे? 20। ये 60 यूनिट 30 रुपए की बेचेंगे या महंगे करके बेचेंगे? महंगे करके बेचेंगे। फर्ज करें इसने बेचा यूनिट 42 रुपए का, 42 रुपए का बिस्किट बेचा जी। आप बता दें ये हमारी सेल आ जाएगी, क्वांटिटी इंटू सेल प्राइस पर यूनिट सेल इंटू 17% जी, 428.4 जी। सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को कितना देंगे? 20.4। बस आपने पेपर में क्या किया करना है, सेल को पकड़ा करना है, 17% से मल्टीप्लाई करना है, परचेज को पकड़ा करना है, 17% से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, पेबल डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। सेल को पकड़ा करना है, 17 से मल्टीप्लाई करना है, परचेज को पकड़ा करना है, 17% से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, पेबल टू गवर्नमेंट आ जाएगा। यहां पे आपको एक मिसमैचिंग सी नजर आ रही होगी, क्योंकि आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो अकाउंटिंग वाले यहां लगाने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग, और कहते हैं कि 80 की परचेज और ऊपर 60 की सेल, तो ये तो मिसमैचिंग है। आपने अगर यूनिट्स खरीदे हैं इस साल, इस महीने 80 और बेचे हैं
60, तो फिर मैच करें, बराबर करें भाई। ये मैंने ये नहीं कहा कि सेल इंटू 17% माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 17%। अगर मैं दावा करता कि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है सेल इंटू 17% माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 17%, फिर आपकी बात ठीक होती। न्यूमेरिकल इसी तरह किया करेंगे, और सेल्स टैक्स में ये ब्लंडर नहीं है, क्योंकि सेल्स टैक्स में कोई मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको वो बेनिफिट पूरा दे देंगे, आपको बेनिफिट पूरा दे देंगे, बिल्कुल पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 80 यूनिट की परचेज आपको माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगले महीने ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। सोचें कैसे? अगले महीने ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। हाउ कैसे 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 कैसे? अगले महीने फर्ज करें आपने खरीदे कोई नहीं, फर्ज करें खरीदे कोई नहीं, लेकिन अगले महीने आप क्या करेंगे? सेल करेंगे। अगले महीने सेल में कितने डालेंगे? 20। अगले महीने सेल में कितने डालेंगे? 20। अब जब 20 डालेंगे तो सेल डालेंगे, तो सेल गवर्नमेंट का टैक्स चला जाएगा, कोई मसला नहीं। तो अगले महीने क्या होगा? बताएं बताएं बताएं। अगले महीने, ये मई का महीना है, जून में क्या होगा? जून में भाइयों मेरी परचेज 0 है, मेरी परचेज 0 है, मैंने यूनिट्स नहीं खरीदे। जी बोले 0 इंटू 17%, 0। क्लियर? अच्छा, लेकिन मैंने वो 20 जान मार के बेच दिए, वो जो 20 क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए थे वो 20 बेच दिए। 20 इंटू 42, गुड, 20 यूनिट इंटू 42 इंटू 17%, जी 142.8। अब गवर्नमेंट को कितना चला जाएगा? 1। तो बताएं, अब ये जो हमें नजर आ रहा था कि न्यूमेरिकल बड़े अजीब तरीके से सॉल्व हो रहा है, अगले महीने मसला खत्म हो गया। तो बताएं, परचेज इंटू 17% फॉर्मेट है या सेल इंटू 17%? सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%, ये फॉर्मेट है। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, यूनिट्स ज्यादा भी हो माइनस कर दें। अगले महीने इंशाल्लाह ये बैलेंस आउट हो जाएगा, और ये सॉल्व करना फिर ज्यादा आसान है। ये तो सिंपल है ना, परचेज को 17 से मल्टीप्लाई करो, सेल को 17 से मल्टीप्लाई करो, ज्यादा आसान है। अच्छा, ये जो बंदा था ना, इसने एक गेम की, और उस गेम की लॉ में रहते हुए इजाजत है। ही got himself deregistered on 31 मई। 31 मई को इसने अपने आप को क्या करा लिया? डी रजिस्टर। आप कहेंगे सेल्स टैक्स में रजिस्टर कौन होता है, सेल्स टैक्स में डी रजिस्टर कौन होता है? आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। जिस दुकानदार की सेल ज्यादा है उसने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। ये कारपेट जो सड़क पे बेच रहे होते हैं ना, ये नहीं सेल्स टैक्स लगाते, इनकी सेल्स बड़ी कम होती है। जिस दुकानदार की सेल कम है उसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं कराना होता, ठीक है। एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कॉटेज इंडस्ट्री की, तो इसके एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा थे। मैं बता रहा हूं आपको कुछ, इसके एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा थे, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं था। ये कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये बड़ी इंडस्ट्री थी, ये सेल्स टैक्स पे करता होता था। लेकिन 31 मई को 4 एम्प्लॉइज इकट्ठे रिजाइन करके चले गए, तो इसने कहा यार मैं बस ठीक है बिजनेस ऑपरेशन ही अपने कम कर लेता हूं। अब जब 4 एम्प्लॉइज रिजाइन करके चले गए, फर्ज करें पहले 12 थे, अब कितने रह गए? अब ये बन जाएगा क्या? 31 मई की रात को कॉटेज इंडस्ट्री बन गया। गवर्नमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट मैं डी रजिस्टर करवा रहा हूं, बिल्कुल इजाजत है। हम आने वाले दिनों में क्या पढ़ेंगे, जो कॉटेज इंडस्ट्री है छोटी सी इंडस्ट्री, उस पे सेल्स टैक्स, जैसे इनकम टैक्स में था 4 लाख से कम इनकम है कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से ज्यादा इनकम है टैक्स। सेल्स टैक्स में डिफरेंट है थोड़ी स्टोरी। 10 से कम एम्प्लॉइज हैं तो छोटी सी इंडस्ट्री है, आप सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर ना कराएं। 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, आप बड़ी इंडस्ट्री हैं। तो ये जो सड़क पे कारपेट बेच रहे होते हैं इनके 2, 4, 6 एम्प्लॉइज होते हैं, और जो गाड़ियां बेच रहे हैं उनके हजार एम्प्लॉइज होते हैं। इसलिए गाड़ी पे सेल्स टैक्स देते हैं आप, और सड़क से कारपेट खरीदे उस पे सेल्स टैक्स नहीं देते। हालांकि दोनों ही मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन छोटे मैन्युफैक्चरर पे सेल्स टैक्स का लॉ लगता नहीं। आज बता रहा हूं, छोटे मैन्युफैक्चरर पे सेल्स टैक्स का लॉ लगता नहीं, बड़े मैन्युफैक्चरर पे सेल्स टैक्स का लॉ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बड़ा छोटा बन जाए, ये ना कि मैं बड़ा हूं छोटा हूं, नहीं कद की बात नहीं कर, ऐसा भी हो सकता है बड़ा मैन्युफैक्चरर छोटा मैन्युफैक्चरर बन जाए। 31 मई की सुबह 12 एम्प्लॉइज थे, 31 मई की रात को 4 रिजाइन करके चले गए। अब आप क्या सोचेंगे, मैं अपने आपको जाके क्या करा लूं? जैसे ही आप आपको डी रजिस्टर अपने आपको जाके कराएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है डी रजिस्टर में तुझे कर देता हूं। लेकिन पुत्र ये तूने 20 का बेनिफिट लिया हुआ है,
ये मसला नहीं आया करेगा जब आप रजिस्टर ही रहे साल हा साल। ये मसला उन लोगों के लिए ना, अगर आप साल हा साल रजिस्टर रहे तो ये मसला नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये बंदा 31 मई की रात को क्या कराने चला गया। अब गवर्नमेंट कहेगी माइनस तूने ज्यादा किए, बेनिफिट में तूने 80 डाले, और जब हमें टैक्स देने की बारी आई है तो ऊपर तूने क्या डाले 60। अब बोले सेल इसने कम, प्राइस ना देखें, क्वांटिटी, सेल में इसने ज्यादा क्वांटिटी नहीं, सेल में इसने कम क्वांटिटी डाली है और जो बेनिफिट लिया है वो ज्यादा लिया। माइनस का मतलब क्या होता है, टैक्स माफ होना। तो बताएं अब इसको बेनिफिट क्या हुआ है, 60 की सेल में से 80 की परचेज। अब गवर्नमेंट इसको सजा कैसे देगी, ही गॉट हिमसेल्फ डी रजिस्टर्ड ऑन 31 मई। अब उसे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कहेगी अब तू डी रजिस्टर हो गया है। अब जब ये डी रजिस्टर हो गया ना, तो जब 20 यूनिट बेचेगा ना तो सेल्स टैक्स नहीं लगा सकता। 31 मई की रात को डी रजिस्ट्रेशन मिल गई, बल्कि यकम जून की सुबह आपके घर आ जाएगा डी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, भाई आपको हमने डी रजिस्टर कर दिया। अब यकम जून के बाद जो भी आएगा आपके पास, आप उसे जो भी चीज बेचेंगे, आप उसे सेल्स टैक्स की इनवॉइस नहीं बना के दे सकते, क्योंकि आपके पास सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अब जिस भी बंदे को आपने चीज बेचनी है वो 20 पड़ी नहीं है आपके पास। अब जो 20 बेचनी है आपने 100 वाली 100 की बेचनी है। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी भाई हमारा इसमें क्या कसूर था, बेनिफिट हमने तो तुम्हें दे दिया, तो हमने जब तुम्हें बेनिफिट दे दिया तो आ जाओ, जी आया नो वेलकम, हम तुम्हें नुकसान देने के लिए तैयार हैं। नुकसान कैसे, नुकसान तुम बर्दाश्त करो, डी रजिस्टर हो जाओ। क्या क्या नुकसान कैसे बर्दाश्त करें, ही विल पे टैक्स, वो टैक्स पे करेगा। कितना टैक्स पे करेगा, मैचिंग करा देना, मैचिंग करा दें, 20 इधर डलवा दूं, 20 इंटू 42 इंटू 17% इज इक्वल टू 142.8। अगर आप डी रजिस्ट्रेशन के वक्त ये टैक्स पे कर देते हैं तो आपको गवर्नमेंट क्या कर देगी। लेकिन लोग आजकल बड़े अक्लमंद हैं, लोग डी रजिस्टर पता है अपने आप को कब करवाते हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक पड़ा ही ना हो। लोग बड़े अक्लमंद हैं, लोग अपने आप को डी रजिस्टर सारा स्टॉक बेच के फिर डी रजिस्टर करवाते हैं। ये अक्लमंदाना बात है, सारा स्टॉक बेच के डी रजिस्टर करवाएं। अगर सारा स्टॉक बेच के डी रजिस्टर कराएंगे इसका फायदा क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक में कोई पड़ा ही नहीं हुआ। अभी क्लोजिंग स्टॉक में बोले कितने पड़े हुए थे, 20। इन 20 का फायदा ले चुके हैं आप माइनस, लेकिन इन 20 का टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, लेकिन इनका बेनिफिट ले चुके हैं। तो क्या करें, इसको एज्यूम कर लें। अच्छा भाई, जो बंदा पहले था रजिस्टर्ड अब होने जा रहे, वो क्या करे, वो डी रजिस्ट्रेशन के दिन अपने क्लोजिंग स्टॉक पे नजर मारे, कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, 20 यूनिट को पकड़ के कहां डाल दे, एज्यूम्ड सेल में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ऑन द डेट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन इफ ही इज पोजेसिंग 20 यूनिट्स दैट पोजेशन विल बी एज्यूम्ड एज सेल। अगर इसको सेल में डालोगे तो हम आपको आज के बाद क्या कर देते हैं, बोले डी रजिस्टर। अच्छा जी, अब बातें सारी खत्म हुई, एक दफा दोबारा सुन लें। जो छोटी सी इंडस्ट्री है, कारपेट आप जाके सड़क पे खरीदते हैं, उसमें आप सेल्स टैक्स देते हैं, नहीं देते। जो छोटी सी इंडस्ट्री है उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनके एम्प्लॉयज 10 से ज्यादा हैं, वो आपको 100 वाली चीज कितने में बेचते हैं। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, असूल क्या है, सेल इंटू 17% माइनस परचेज। कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी महीने परचेजेस ज्यादा कर लें और सेल कम हो सकता है। अच्छा, बिल फर्ज 31 मई को आपके एम्प्लॉयज भी छोड़ के चले गए 4-5, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किससे गिर गए। आपने सोचा मैं अपने आप को क्या करा लूं, गवर्नमेंट ने कहा डी रजिस्टर शौक से कराओ अपने आप को, लेकिन हमें नुकसान दे चुके हो आप। क्या, जो हमें देना था उधर 60 डाले, और जो बेनिफिट लेना था इसको टैक्स क्रेडिट कहेंगे हम आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में इनपुट का नाम पड़ेंगे टैक्स क्रेडिट। और जो हमें देना था तब कितने डाले थे, और जो बेनिफिट लेना था वहां कितने डाले, 80। अब इसको कंपनसेट कैसे करो, 20 को सेल में और डाल दो, 20 को सेल में डाल दो। कैसे, ही विल पे आउटपुट टैक्स, ही विल पे आउटपुट टैक्स कितना, 142.8। फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, डी रजिस्टर। वैसे मेरा तो मशवरा इसको ये होगा, ये वेट करे 5-7 दिन 10 दिन और वेट कर ले और ये 20 यूनिट्स बेचे।
और 20 यूनिट बेच के ये बर्डन किस पे डाले, कस्टमर पे, और कस्टमर पे बर्डन डाल के आराम से फिर जब क्लोजिंग स्टॉक खत्म हो जाए तब जाके अपने आप को क्या करा ले, डी रजिस्टर करवा ले। लेकिन ठीक है, उसकी मर्जी, उसने करवाना था करवा लिया। समझ आ गई बात? हो 15 मिनट की तकरीर के बाद लाइन एक छोटी सी लिखी हुई है, पॉइंट सी पढ़ें। पोजेशन, पोजेशन का क्या मतलब है? पोजेशन पढ़े होना, पोजेशन पढ़े होना, पोजेशन ऑफ गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन से फौरन पहले कितनी चीजें इसके पास पोजेस कर रहा था, 20। इन 20 को हमने किस क्या कहां डाल दिया, ऊपर पढ़ें, सप्लाई में। सप्लाई मींस, सप्लाई मींस ये हमने कहां डाल दिया, सेल में डाल दिया। अच्छा, हैंडरिटन पेज पे आए, हैंडरिटन पेज पे जनवरी की जगह, जनवरी को पॉइंट सी, पॉइंट सी, हैंडरिटन पेज, जनवरी को काट के लिखे मई और फरवरी को काट के लिखे जून। थोड़ी मेहनत करें। 31 जनवरी, चलिए, ही हैज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, 50 को काट के लिखें 20, ही हैज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स ऑन 31 में। ये बंदा मई में रजिस्टर्ड था, ये बंदा मई में रजिस्टर्ड था। इसने सोचा, ये पूरी कहानी ना बड़ी लंबी है इसलिए आपको लिख के समझा दिया है। इसने सोचा यकम जून, जून जून जून, इसने सोचा यकम जून से मैं अपने आप को 20 यूनिट को इसने परचेज में मई में डाल दिया था। देख लें, 20 यूनिट्स को इसने परचेज में मई के महीने में डाल दिया था। इसका मतलब है उनका इनपुट माइनस कर चुका है मई में, यानी माइनस करके क्या ले चुके हैं, फायदा ले चुके हैं। अब इन 20 यूनिट्स को जून में जब सेल करेगा तो आउटपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बेचे, वो तो सस्ती बेचेगा चीजें, 100 वाली 100 में बेचेगा, क्योंकि क्या हो चुके हैं, अनरजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे हुकूमत को नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान को कवर करने के लिए हुकूमत कह रही है कि 31 मई को आपके पास 20 यूनिट्स का पड़े होना हम सेल एज्यूम कर लेंगे, हालांकि ये सेल हो नहीं रही। इंग्लिश पढ़े, पोजेशन ऑफ गुड्स इज एज्यूम्ड एज सेल। और इसी सफे पे ये नोट कर ले, इसी सफे के एंड पे ये नोट कर ले, मई जून। क्लियर? फायदा कैसे ले चुके, परचेज माइनस करके। ये पॉइंट ना अभी आपके लेवल पे समझाने वाला नहीं था, लेकिन पास में ऐसा होता था कि इस पॉइंट को मैं छुड़वा देता था, फिर बच्चे कहते थे सेल्स टैक्स में छोटी छोटी चीजें आप छोड़ते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता घर जाके याद क्या करनी है क्या नहीं करनी, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लग गया इस पॉइंट पे। किसी दिन आपके पास टाइम हो, वापस आएंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सेल्स टैक्स में ऐसी बहुत सी बातें पढ़नी है, फिर ये पॉइंट आपको बड़ा आसान लगेगा। असल में पूरा मैकेनिज्म ना पता हो ना किसी लॉ का, तो चीज को थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे 20-25 मिनट लग गए समझाने में, लेकिन आई होप समझ आ गई होगी। एसी चलाएं भाई, वो वाला भी चला दें, ये वाला भी चला दें, इसकी भी हवा आ रही है सिर्फ।
ओके, बनी गाला, गाला बिस्किट है ना, गाला बिस्किट, वो भी वहां से आते हैं। बनी गाला में एक फैक्ट्री है टायरों की, मैंने आपको बताई नहीं, वो आपको भी नहीं पता, अभी मीडिया में भी ये बात नहीं आई। बनी गाला में एक फैक्ट्री है टायरों की, कोई भाई है इमरान भाई, तो उनका वहां घर है। तो होंडा ने रॉ मटेरियल खरीदा और होंडा ने सोचा टायर हो तो बनी गाला के, टायर हो तो गाड़ी में बनी गाला के, नहीं तो ऐसी गाड़ी का क्या करना जिसमें टायर पैंथर के और योकोहामा के और मामा पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने कहा छोड़ो पर यार। तो होंडा कार्स ने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल खरीद कर हैंड ओवर किया इमरान खान को कि भाई हमें डाउट है, पता नहीं, हम आपको कहीं टायर बना दो, आप कैसा मटेरियल लगा के दो, ठीक है, तो बेहतर है खाना खाने जाएं तो सब्जी खुद ही काट के घर से ले गए, यार ये सब्जी पकड़ लो, इसको जरा ना बना के दे दो, फिर उसे सब्जी जो पैसे बने वो लेने। तो ये बाहर जाके जो खाने खाते हैं ना, बड़े नुकसान वाली बात है, सब्जी घर से काट के लेके जाया करें, बनवाओ से लिया करें। अच्छा जी, तो होंडा ने कहा कि भाई ठीक है, ये टायर बनवाते हैं इमरान की फैक्ट्री से, लेकिन मटेरियल इन्हें खुद दे देते हैं, तो ये हैंड ओवर कर देंगे मटेरियल इसको। इमरान इनको मटेरियल क्या करेगा, वापस करेगा, ठीक है। ये जो इमरान इनको वापस मटेरियल नहीं माजरत टायर इनको वापस करेगा, इसको लॉ मेकर कह रहे हैं सप्लाई। कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, इज इट ए सप्लाई? लॉ मेकर ने कहा नो 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 नो, इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज जस्ट हैंडिंग ओवर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग और फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स, इट इज सप्लाई। और इसकी न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इमरान खान असल में सेल ऑफ गुड्स नहीं करा, ये सप्लाई है, और ये सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, ये इसको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है। तो वो जो सर्विसेज का कंपोनेंट है उस पर टैक्स लेगा, छोड़े परे वो क्या टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसको छोड़ें। सवाल सिर्फ लॉ मेकर ने ये पूछा था, इज इट अ सप्लाई और इज इट अ सप्लाई? द आंसर इज इट इज नॉट अ सप्लाई, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, क्योंकि इन्होंने एज इट इज इसको दिया और इसने काम करके वापस किया है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में गिरेगा। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर की न्यूमेरिकल टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ये सर्विस प्रोवाइडर है मेरे ख्याल से, इधर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, हमें से चीजें बना के दे रहा है, हमें चीजें बेच नहीं रहा, क्योंकि मटेरियल तो इसका अपना नहीं है। तो इसे सीए फाइनल में आप टॉल मैन्युफैक्चरिंग और पता नहीं किस नाम से पढ़ेंगे, उसको छोड़ें, लेकिन मजबूरन इसकी डेफिनेशन सिलेबस में थी, वो पढ़ानी पड़ रही है, तो न्यूमेरिकली ये नहीं आएगा। अगले सफे पे लिखा हुआ है, अगर होंडा ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, हैंड रिटन नोट्स पेज 3, अगर होंडा ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और सोचा कि टायर किसी और से बनवा लें, किसी और से बनवाएं, तो होंडा ने टायर का रॉ मटेरियल इमरान खान को दे दिया कि अपनी फैक्ट्री में बना दो। तो जब इमरान खान टायर बनाकर होंडा या होंडा के एजेंट को वापस करेगा, वो लॉ मेकर ने ऐसी कोई इंग्लिश लिखी होगी बीच में जिसका उर्दू तर्जुमा मैंने कर दिया, तो जब इमरान खान टायर बनाकर होंडा या होंडा के एजेंट को वापस करेगा तो समझा जाएगा कि इमरान ने होंडा को टायर सेल कर दिए हैं। नीचे नीचे देखें, इट इज सप्लाई, कौन सी वाली सप्लाई है? जब इमरान होंडा को टायर दे रहा है, तो टायर बना लें सप्लाई वाली साइड पे, टायर बनते हुए जा रहे हो, डंडा पकड़ के 2-3 घुमाएं, नीचे टायर बना रहे हैं, ऊपर वाली लाइन से टायर बना रहे हैं, देख लें साथ वाला काम बना रहे हैं, आपको पता चल जाए वो कौन है, वो कैसा है, वो कहां से ताल्लुक रखता है, किस बरादरी का है। ओके ओके गाइस, नाउ कम ऑन पॉइंट डी। In case of manufacture of goods belonging to
बिलोंगिंग टू होंडा, मटेरियल किससे बिलोंग कर रहे हैं? होंडा से, बिलोंगिंग टू होंडा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को लिख लेना मटेरियल, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है असल में, बिलोंगिंग टू, मटेरियल किससे बिलोंग कर रहे हैं? होंडा, किताब से, बिलोंगिंग टू होंडा। द ट्रांसफर ऑफ सच गुड्स, बल्कि होना चाहिए ट्रांसफर बैक, द ट्रांसफर बैक ऑफ सच टायर्स, द ट्रांसफर बैक ऑफ सच टायर्स टू द होंडा or to a person nominated by Honda, या होंडा को वापस कर दें टायर, या होंडा के एजेंट को वापस कर दें। अच्छा भाई, अब न्यूमेरिकल के एतबार से बात करते हैं, न्यूमेरिकल के एतबार से बात करते हैं। अगर एक बंदा चीजें बनाए और कुछ बेच दे, कुछ तोहफे में दे दे, कुछ घर ले जाए, कुछ अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल कर ले, कुछ किसी को चैरिटी में दे दे, ये सारी चीजें कहां फॉल किया करेंगी आज के बाद न्यूमेरिकल्स में? सेल में। अगर एक बंदा नीलामी के वक्त अपनी चीजें बेचे, ये भी कहां फॉल किया करेगी? सेल में। अगर एक साहब अपने आप को डी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं और कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जो अभी उन्होंने सेल में नहीं डाला हुआ, तो उसको भी सेल में डाल दें, उसको भी सेल में डाल दें। और आखिरी बात, अगर एक साहब किसी और से मटेरियल अपने पे काम करवाते हैं और जब वो मटेरियल वापस करता है तो इसको भी सेल में डाल दें। तो ये 4-5 चीजें हैं जो सेल में डालनी है। ओके, 33 और 41 की हेडिंग में फर्क बताएं। 33 क्या है? सप्लाई, और 41 सब। टैक्सेबल क्या मतलब? लो जी, अब न्यूमेरिकल्स की बेस बननी शुरू होगी। ये पहली ऐसी डेफिनेशन है जो न्यूमेरिकल्स की बेस बनाएगी। न्यूमेरिकल में भाइयों सेल हमारे ना 3 किस्म की हुआ करेगी, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। मुझे पता है मैंने 3 बोला। इस टैक्सेबल में आगे 2 किस्म की सेल हुआ करेगी, टैक्सेबल एट 17% and taxable at 0%, taxable at 17% and taxable at 0%। अच्छा जी, एक एक मिसाल इसकी ले लें। लोकल सेल ऑफ कार, लोकल सेल ऑफ कार, एक्सपोर्ट सेल ऑफ कार। लोकल सेल को 17% टैक्स लगा के देना पड़ेगा। 30 लाख वाली गाड़ी कल हमने 35 लाख 10 हजार में बेची थी, लेकिन अगर वही 30 लाख वाली गाड़ी इंग्लैंड में एक बंदा कहे गाड़ी हो तो होंडा पाकिस्तान की, अस्तगफिरुल्लाह क्यों, इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ भाई को। अच्छा, तो जॉन माइकल साहब कहें यार गाड़ी हो तो होंडा पाकिस्तान की। अच्छा, तो ऐसी सूरत में फिर 30 लाख वाली गाड़ी हम उन्हें कितने में बेचेंगे? 30 लाख में। इससे कौन सी सेल इनकरेज होगी? और वो 30 लाख वाली गाड़ी सस्ती कहेगा, सस्ती। पाकिस्तानियों को 35 लाख 10 हजार की पड़ी है और उसको कितने की पड़ी है? 30 लाख की पड़ी। क्लियर? अच्छा, कुछ चीजें होती हैं एग्जेम्प्ट सेल। ये जो एग्जेम्प्ट होती है ना, ये आमतौर पे लोकल सेल्स ही होती हैं। इसकी मिसाल है एग्स। अंडों पे सेल्स टैक्स नहीं है, अंडे आप खरीदने जाएं, अंडों पे सेल्स टैक्स नहीं है। रोटी, तंदूर की रोटी, उस पे सेल्स टैक्स नहीं है। होली कुरान खरीदने जाएं, उस पे सेल्स टैक्स नहीं है। कुछ ये हम डिटेल पढ़ेंगे किसी दिन। ये जो एग्जेम्प्ट सेल है ना, ये 6th शेड्यूल में लिखी हुई है, वो मैं आपको किसी दिन पढ़ाऊंगा। 6th शेड्यूल, ठीक है। आम रूल क्या है? लोकल सेल पे टैक्स लगता है जी, और एक्सपोर्ट सेल 0% टैक्स। लेकिन लोकल लोग भी पाकिस्तानी बोले यार इतना जुल्म ना करो, कुछ चीजों पे टैक्स ना लगाओ। तो फिर गवर्नमेंट ने कोई इस वक्त 20, 25, 30 चीजें डाल दी हुई हैं 6th शेड्यूल के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है इन सारी चीजों पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगेगा। 100 वाला अंडा
सो वाले दर्जन अंडे 100 में। ये डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम बनी हुई है हैंड रिटन नोट्स में, आप सिर्फ मिसालें नोट कर लें। जी, कुछ चीजें पाकिस्तान में कितने % पे बिकती हैं? जो चीजें एक्सपोर्ट हो जाएं वो कितने % पे बिकती हैं? 0%। और कुछ चीजें पाकिस्तान में ही बिकती हैं लेकिन उनपे सेल्स टैक्स सिरे से लगता ही नहीं। नोट बाद में कीजिएगा, 41 में पढ़ लूं फिर ओवर कर रहा हूं। टैक्सेबल सप्लाई, देखिएगा भाई, टैक्सेबल सप्लाई, इसकी डेफिनेशन दे रहा है, इसकी नहीं दे रहा। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई, मैं पढ़ा हूं इस पे किताब से और आप लोग, टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय फला 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 other than exempt, other than, but include zero rate। तो टैक्सेबल में ये शामिल नहीं है बट जीरो वाली शामिल है। इसी बात को रिवाइज करके अगली क्लास शुरू करेंगे और अगले सफे पे जो न्यूमेरिकल है हम वो करेंगे मंडे को। अगले सफे पे जो हैंड रिटन नोट्स में न्यूमेरिकल है वो फिर करेंगे मंडे को। लूट मचा दें।